नहीं ना, IS40, IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। अब इसमें वर्ड जो है प्रॉपर्टीज, हम सबको पता है प्रॉपर्टी मीन लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग जो एसेट है, इसको हम ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड में डील कर चुके हैं और वो आपको याद होगा IS16। ठीक, IS16 में हम जो लैंड एंड बिल्डिंग बिजनेस के पास जो है जिसको डील करते हैं IS16 में, वो लैंड एंड बिल्डिंग है जिसको बिजनेस अपने बिजनेस जो फॉर एग्जांपल बिजनेस में यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग, हेड ऑफिस बिल्डिंग, ठीक, लैंड वहाँ की, तो वो IS16 में फॉल करते हैं, टू बी यूज इन द मेन बिजनेस ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस में यूज़ कर। लेकिन यहाँ पर जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसके बारे में हम कहते हैं ये वो लैंड एंड बिल्डिंग है जो अदर देन बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग जो एंटिटी या बिजनेस के पास किस लिए है, पर्पस क्या है इसका, तो हम कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ, नंबर 1 इसका पर्पस है जनाब, नंबर 1 कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कैपिटल गेन्स के लिए, कि आज आप लैंड एंड बिल्डिंग लेके रख लेंगे तो आप फोर्स कर रहे हैं कि आने वाले सालों में इसकी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाएगी और बिजनेस को एक कैपिटल गेन हो, दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन। और नंबर 2 टू अर्न द रेंटल्स, टू अर्न रेंटल्स, रेंटल अर्न करने के लिए। लेकिन आपने बात ये याद रखनी है कि रेंट अर्न करना बिजनेस का मेन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर एक बिजनेस रियल एस्टेट बिजनेस है और उसका मेन बिजनेस ही रेंटल इनकम है, तो फिर जितनी भी लैंड एंड बिल्डिंग होगी वो PPE में फॉल करेगी। यहाँ पर हम बात करें एक ऐसे बिजनेस की जिसका मेन बिजनेस ऑपरेशन अदर देन दिस है, फॉर एग्जाम्पल वो फार्मास्यूटिकल में है या कोई नॉर्मल बिजनेस कर रही है, टेक्सटाइल सेक्टर में है, लेकिन उसने एक लैंड, एक बिल्डिंग, एक प्लाजा लेकर रखा हुआ है और उसको रेंट पे दिया हुआ है। अब वहाँ से रेंट भी आ रहा है। अब वो प्लाजा जो है जिसको वो अपने मेन बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ नहीं कर रही बिजनेस, अब वो प्लाजा किस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा, वो IS40 में फॉल करेगा। सो दैट इज कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स और बोथ, यानी कि दोनों पर्पसेस के लिए रखा हुआ। कैपिटल एप्रिसिएशन भी है और टू अर्न द रेंटल्स भी है। तो ऐसी लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो विद इन द स्कोप ऑफ IS40 फॉल करेगी, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक, अब सम टाइम पेपर के अंदर आपको एग्जामिनर जो है लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बताएगा और उसका ऑब्जेक्टिव बताएगा कि यार ये इस पर्पस के लिए, फिर आपसे पूछेगा बताओ इस पर किस स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन होगी, 40 की होगी या 16 की होगी। तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग मेन बिजनेस ऑपरेशन में यूज हो रही है तो वो IS16 में फॉल करेगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो IS40 में फॉल करेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फॉल करेगी। सो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज are the properties held by an entity for the purpose of capital appreciation or to earn the rentals or both. इनको हम क्या कहते हैं जी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जनाब किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो हमें पता लग गया जनाब कि ये ज़रूर एसेट फैमिली से बिलोंग करती है। इट बिलोंग्स टू द एसेट्स और क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट्स। बैलेंस शीट में इसका प्लेसिंग कहाँ पे हम कर रहे हैं, अंडर द हेडिंग ऑफ नॉन करंट एसेट्स। सो दीज आर एसेट्स। और जब ये एसेट्स हैं तो अब हम अगर इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया निकालें तो क्या बनेगा, व्हाट विल बी द रिकग्निशन क्राइटेरिया। तो हम कह रहे हैं आप द रिकग्निशन क्राइटेरिया विल बी व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबल। तो हर एसेट का रिकग्निशन क्राइटेरिया हमने देखा कि यही। सो व्हेन इट इज प्रोबेबल, when it is probable that economic benefits will flow to the entity. Second है जनाब, cost can be made reliable.
कॉस्ट कैन बी मेड रिलायबल, ये वही रिकग्निशन क्राइटेरिया आ गया जो हमारे पास IAS 16 में. So when it is probable that economic benefits will flow to the entity and cost can be made reliable. इसके बाद जब हमारे पास आगे हेडिंग आएगी and that is initial measurement. इनिशियल मेजरमेंट किस पे करनी है हमने, तो अब हमने इसको करना है कॉस्ट पे. इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट. Cost means what? What is the meaning of cost? It's a purchase price plus all those expenditure which are necessary to bring an asset in working. Okay, now it's a cost. इसका मतलब है cost में सारा थीसिस वही अप्लाई होगा जो IAS 16 वाला थीसिस, सेम टू सेम वही कॉस्ट है यहाँ पे. ठीक हो गया. सो इनिशियल मेजरमेंट इसकी किस पे आ गई जनाब, कॉस्ट पे आ गई. ठीक. अब फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होगा, आप पेपर में हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पर आ जाए, तो आपने क्या करना, समटाइम्स क्या होगा कि एक फॉर एग्जांपल वो एग्जामिनर साहब आपको कहेंगे कि एंटिटी जो है वो कुछ 10 फ्लोर प्लाजा है जिसको वो ओन करती है. ठीक. 10 फ्लोर में से 7 फ्लोर किराए पे दिए हुए हैं, 3 फ्लोर कंपनी का हेड ऑफिस है वहाँ. तो अब हम क्या करेंगे जनाब, तो हम कहेंगे जो 7 फ्लोर की वैल्यू है फेयर वैल्यू उसको हम आ जाएंगे IAS 40 में, और जो 3 है उसको हम कहेंगे इफ़ इट इज़ रिलायबली मेजरेबल. और स्टैंडर्ड कहता है कि अगर ऐसा ना हो सके तो फिर सारे का सारा 40 में ले जाएंगे आप. समझ आ रही बात. लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर लेंगे बिटवीन द 40 एंड द 60. सो इफ द एसेट इज बीइंग यूज्ड बाय द बिजनेस एज वेल एज इट इज हेल्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, तो उसको स्प्लिट कर सकते हैं अगर हैं रीजनेबल बेसिस पे, तो हम उसको क्या कर लेंगे, हम उसको स्प्लिट कर लेंगे. ठीक. सो दैट इज द स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. फिर जनाब इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है जहाँ से ये IAS 16 से बिल्कुल अलहदा हो जाता है, वो है इसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट. सब्सिक्वेंट मेजरमेंट जो है इसकी, उसमें 2 मॉडल्स. एक है हमारे पास कॉस्ट मॉडल, और कॉस्ट मॉडल वही है जो IAS 16 का है. कॉस्ट मॉडल क्या कहता है जनाब, क्या करेंगे हम इसको, तो हम कहते हैं अंडर द कॉस्ट मॉडल investment properties will be reported at its carrying value which is equal to cost minus accumulated depreciation. तो अगर आप देखें तो ये वही मॉडल है जो IAS 16 में कॉस्ट मॉडल. कॉस्ट मॉडल के मुताबिक इसकी वैल्यू बैलेंस शीट में जो आएगी दैट विल बी कॉस्ट माइनस accumulated depreciation. तो ये उसी तरह से जैसे हम 16 IAS 40 में इन्वेस्टमेंट जो लैंड एंड बिल्डिंग है जो बिजनेस पर्पसेस में यूज़ होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं विद द नेम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज मींस वो प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ होती है. IAS 40 में जब हम पढ़ते हैं वो लैंड एंड बिल्डिंग जो कि बिजनेस ऑपरेशंस में यूज़ हो रही है उसको 40 आइडेंटिफाई करता है विद द नेम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज. तो अगर आप कहीं पेपर में देखें ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज का वर्ड, तो इसका मतलब है ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस ऑपरेशंस में यूज हो रही. ठीक. सो द फर्स्ट इज द कॉस्ट मॉडल एंड द सेकंड इज IAS 16 में आपको याद होगा दूसरा मॉडल था रीवैल्यूएशन मॉडल. यहाँ पर दूसरा मॉडल जो है वो है फेयर वैल्यू मॉडल. फेयर वैल्यू मॉडल. इस मॉडल के मुताबिक एंटिटीज जो है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को हर ईयर एंड पे बैलेंस शीट डेट पे उसकी फेयर वैल्यू पे उसको मेजर करते हैं. जब आप उसकी फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे तो फॉर एग्जांपल हम कह जी हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और उसकी कॉस्ट है 200,000, दैट इज 200,000. ईयर एंड पे आए तो पता चला जी उसकी फेयर वैल्यू है फॉर एग्जांपल 300,000. अब आपको क्या करना है, ये चेंज इन वैल्यू जो है इसको रिकॉर्ड करना. फेयर वैल्यू मॉडल ये कहता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी एट द ईयर एंड, ठीक,
आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ 300,000 तो मैं क्या एंट्री करूंगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम IAS 16। अगर आपको याद हो तो वहां पर हम रीवैल्यूएशन मॉडल में जो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट आता है उसको हम कहां पे ले जाते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं। फेयर वैल्यू मॉडल में जितना भी वैल्यू चेंज आएगा प्रॉपर्टी की वैल्यू में वो सारे का सारा किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सो अगर ये इंक्रीज कर जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, एंड इफ इट बिकम्स 175,000 तो फिर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फेयर वैल्यू चेंज है वो कहां पर रिपोर्ट होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट होगा अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल। और IAS 40 ये कहता है कि जनाब इनकरेज करता है कि आपने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू इजीली अवेलेबल होती है, एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो इनकरेज ये करता है कि जनाब आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करें। लेकिन एंटिटीज कैन यूज़ द कॉस्ट मॉडल एज वेल, लेकिन कॉस्ट मॉडल इज जस्ट लाइक IAS 16। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो हमें, अगर IAS 40 पे सवाल लेकर आएगा तो वो फेयर वैल्यू मॉडल पे जाएगा, क्योंकि कॉस्ट मॉडल वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुका होगा कहाँ पर, IAS 16 में। सो देयर इज़ नो रीज़न कि वो 40 में आके फिर दोबारा से वही चेक कर रहा हो जिसके ऊपर वो आपको ऑलरेडी 17 नंबर का सवाल जो है पेपर में सेट कर चुका है। हाँ, ये हो सकता है कि वो 16 के क्वेश्चन के अंदर ये एक कॉलम जो है वो डाल दे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी डाल दे, ठीक। लेकिन फिर भी उसमें सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आपने याद रखनी है कि वो किस पे चलेगी, फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेगी। और व्हेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट करते हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी डेप्रिसिएट नहीं होती, फिर उसको आपने डेप्रिसिएट नहीं करना। तमाम जो मूवमेंट है फेयर वैल्यू मूवमेंट, उसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो एज्यूम ये किया जाता है कि उसके अंदर क्या हो गई हैं, इंक्लूड हो गई, ठीक। सो फेयर वैल्यू मॉडल में प्रॉपर्टी फिर डेप्रिसिएट नहीं होगी, सो देयर विल बी नो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं करनी उस प्रॉपर्टी की, बिल्डिंग की, जिस पर IAS 40 अप्लाई हो रहा हो, और एंटिटी कौन सा मॉडल यूज़ कर रही हो, फेयर वैल्यू मॉडल। इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी डेप्रिसिएट नहीं होगी। सिंपली हमने ईयर एंड पे एक एंट्री करनी है, और वो क्या है कि हमने कैप्चर क्या करना है, द चेंज इन द फेयर वैल्यू। इंक्रीज मीन्स प्रॉपर्टी डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। डिक्रीज मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। सो दैट इज अ डिक्रीज, ठीक। इसके बाद रेंटल इनकम आ रही होगी तो वो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा रिकॉर्ड करनी आती है। क्या एंट्री होगी जनाब, कैश अकाउंट डेबिट, रेंटल इनकम क्रेडिट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम रिपोर्ट होती है। ये हमने कैश फ्लो में एक सवाल किया अभी उस दिन, उसमें ये एडजस्टमेंट थी दोनों, उसकी रेंटल इनकम भी थी और उसका चेंज इन वैल्यू भी थी। तो ये जो वैल्यू में इंक्रीज आएगा ये भी अदर इनकम के, ये भी अदर P&L में सही हो गया जनाब। सो दैट इज सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम आपने इसलिए नहीं लगाना क्योंकि ICAP का जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो स्टैंडर्ड है उसका जो टेस्टिंग लेवल है वो 1 मीन्स इट्स अ वेरी बेसिक लेवल पे टेस्ट। 3 लेवल हैं, 1, 2 एंड 3। अगर आप सिलेबस गाइड देखेंगे तो स्टैंडर्ड की जो एक्सटेंट है कि एग्जामिनर कितना डिफिकल्ट सवाल सेट कर सकता है, दैट इज़ 1, 2 एंड 3, ठीक। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो रिक्वायरमेंट जिसके साथ लिखा हुआ दैट इज़ अ 1, ठीक। तो इस पर ज़्यादा आपने इतना टेंशन नहीं लेनी। टेंशन आपने सिर्फ ये लेनी है कि आपको ये पता होगा ये 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल, और आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है, ये किस पर्पस के लिए होती है, ये कैसे 16 से डिफरेंट है। जो 16 में इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी आ रही है उससे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस तरह डिफरेंट। ये 2 चीज़ें आपको बड़ी अच्छी तरह याद होनी चाहिए। और एक तीसरी चीज़ है और वो है जनाब उसको हम कहते हैं जनाब ट्रांसफर्स। दोनों मॉडल में कॉस्ट मॉडल सेम है ना, दोनों मॉडल दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, दोनों कॉस्ट मॉडल से। नहीं ना, एक और जो चीज़ आपने याद रखनी है वो है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर से मुराद ये है कि जनाब सम टाइम क्या होता है कि एंटिटी जो कि लैंड एंड बिल्डिंग को इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए रखा हो, बाद में उनके ऑपरेशन ज़रा बढ़ जाए तो वो कहें यार
क्या बाहर से एक और नहीं लें, अपनी वो जो प्रॉपर्टी पड़ी है जो किराए पे चढ़ाई हुई वहीं पर शिफ्ट कर लेते। इसका मतलब है उसका पर्पस चेंज हो गया, उसका यूजेज बदल गया। पहले वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं थी, बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ नहीं हो रही थी, अब आपने उसको बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अकाउंटेंट साहब ये देख रहे हैं कि इसमें पहले IAS 40 अप्लाई होता था, अब इस पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, तो अब इस पे IAS 16 अप्लाई होगा। जब एक प्रॉपर्टी जो है एक स्टैंडर्ड में से निकल के दूसरे स्टैंडर्ड में आएगी, चूंकि आपका ऑब्जेक्टिव बदल गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर होगी। ठीक, यानी कि 40 में से निकल के 16 में, या वाइस वर्सा हो सकती है कि एक प्रॉपर्टी जो कि आप बिजनेस ऑपरेशन में यूज़ कर रहे थे उसको आपने सीज कर दिया है, लेकिन आपने बेचा नहीं, उसको रिटेन कर लिया है फॉर रेंटल अर्निंग और टू कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है वो ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में से निकल के इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन गई। इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफर्स। इस टॉपिक को हम कहते हैं ट्रांसफर। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस स्टैंडर्ड में अगर कोई होगा तो वो ये है ट्रांसफर। एडजस्टमेंट जो आ सकती है पेपर में, जो छोटा सा सवाल आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो ये हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये कहे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने उसका पर्पस चेंज कर दिया। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज ट्रांसफर। अब द क्वेश्चन इज कि ट्रांसफर तो ये होगी, लेकिन इसको अकाउंट फॉर कैसे करते हैं, हाउ टू अकाउंट फॉर। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला सिचुएशन ये हो सकती है कि हम कहें जी ट्रांसफर हुई फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40, यानी कि ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी, आपने उसको सीज कर दिया यूज करना बिजनेस में। नाउ यू हैव रिटेन दैट प्रॉपर्टी फॉर द कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है 16 में से निकल के 40 में चली। ठीक, इसका मतलब आप इसको 16 के रजीम में से उसमें से निकालेंगे और 40 में लेकर आएंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो ये है कि जब ये 16 से एग्जिट करेगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, और जब ये 40 में इन होगी, एंट्री देगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यानी कि यहाँ पर सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्या होगी और यहाँ पर इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी। दैट इज द मेन स्टोरी। जब वो लिविंग स्टैंडर्ड में से निकलेगी 16 में से या 40 में से, तो उसकी एग्जिट वैल्यू क्या होगी, और जब वो दूसरे स्टैंडर्ड में जाएगी तो उसकी इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी। दैट इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर इन दिस ट्रांसफर। अब हम देखते हैं कि 16 में दो मॉडल हैं, दैट इज द कॉस्ट मॉडल, ठीक, और रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल। और दूसरी तरफ भी हमारे पास दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल एंड द अदर वन इज फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम कह जी हमारे पास एक लैंड एंड बिल्डिंग है, हम उसको कॉस्ट मॉडल पे चला रहे हैं। ठीक, कॉस्ट मॉडल पे जब 16 में चल रही होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कह रहे हैं द कैरिंग वैल्यू कॉस्ट माइनस अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये चल रही होगी वैल्यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें जी 100 माइनस 30, तो 70 इज द कैरिंग वैल्यू। IAS 16 में है जी लैंड एंड बिल्डिंग, और उसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है 70। आपने उसको ट्रांसफर कर दिया है ड्यूरिंग द ईयर टू द 40। स्टैंडर्ड ये कहता है कि एट द डेट ऑफ ट्रांसफर उसकी जो कैरिंग वैल्यू अंडर द कॉस्ट मॉडल, अगर आप 40 में भी कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो इसकी जो एग्जिट वैल्यू है 70, वही यहाँ पर क्या बन जाएगी, इनिशियल में। इफ यू आर यूजिंग द कॉस्ट मॉडल इन IAS 40, तो उसकी जो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट है 70 की, वही यहाँ पर 40 में जब कॉस्ट मॉडल में आएगी तो वो उसकी इनिशियल मेजरमेंट बन जाएगी, दैट इज द 70। यानी कि मैं एंट्री क्या कर रहा हूँ, PPE क्रेडिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट विद 70 विद 70 ट्रांसफर कर दिया हमने। PPE क्रेडिट हो गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो गया। ठीक हो गया जनाब। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप IAS 16 में कॉस्ट मॉडल चला रहे हो, लेकिन 40 में आपने क्या रखा हो
फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक, अब स्टैंडर्ड ये कहता है कि 1 मिनट अब जरा रुक जाएं आप। ठीक, अब क्या करना पड़ेगा, कहता है पहले जो आपके IAS 16 में प्रॉपर्टी है जिसको आप कॉस्ट मॉडल पे मेजर कर रहे हैं, और आगे जब उसने जाना है तो उसने किस पे जाना है, फेयर वैल्यू। कहता है जी पहले आप रुकें और 16 में अंदर रहते हुए पहले रीवैल्यूएशन मॉडल ऑप्ट करें, इसकी पहले रीवैल्यूएशन करें। इस प्रॉपर्टी की पहले क्या करनी है आपने, रीवैल्यूएशन करनी है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम कहें जी इसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर इज 110, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं IAS 16 में रहते हुए इसकी रीवैल्यूएशन करूँगा और मैं एंट्री क्या करूँगा, PPE डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट विथ 40। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई लेजर में, 110। अब मैं एंट्री करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट PPE क्रेडिट विद 110। ठीक, क्या बात हो रही है जनाब, तो हम कह रहे हैं जनाब कि अगर आप ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम IAS 16 टू IAS 40 और IAS 16 में आप लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट मॉडल पे मेजर करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए आपने फेयर वैल्यू मॉडल ऑप्ट कर रखा है, इसका मतलब वही लैंड एंड बिल्डिंग जो 16 में है जब 40 में आएगी तो उसने फेयर वैल्यू पे मेजर होना। तो स्टैंडर्ड ये कहता है जनाब, तो आपने क्या करना है, जब ट्रांसफ़र करनी है तो उससे पहले आपने उसको रीवैल्यू करना है, उसको रीवैल्यू करके उसकी फेयर वैल्यू पे लेके आना अंडर IAS 16 मीन्स PPE डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट। अब वो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या आ गई है, जो उसकी फेयर वैल्यू 70 से वो किस तरह आ गई है, 110 पे। अब आपने ट्रांसफर की एंट्री करनी है और वो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट PPE क्रेडिट विद 110। सिंपल, ठीक हो गया ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप IAS 16 में रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हो और उधर कॉस्ट मॉडल चल रहा है, तो कोई मसला नहीं जनाब, जो इसकी फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर है वही इधर क्या बन जाएगी, इनिशियल में। सिंपल। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि रीवैल्यूएशन मॉडल इधर है, इधर फेयर वैल्यू, तो कोई टेंशन नहीं जनाब, पहले रीवैल्यू कर लें इधर ही, रीवैल्यूएशन अगर कोई थोड़ी बहुत है तो उसको दोबारा कर लें और जो उसकी वैल्यू वो यहाँ पर फेयर वैल्यू मॉडल में बन जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी ट्रांसफ़र में जो एग्जामिनेबल चीज़ हो सकती है वो ये है, दैट इज द थिंग कि 16 में कॉस्ट मॉडल चल रहा हो और IAS 40 में रीवैल्यू फेयर वैल्यू मॉडल, एंड दैट इज द पॉइंट जो एग्जामिनर टेस्ट कर सकते। इस पूरे टॉपिक के अंदर ट्रांसफ़र के अंदर जो सबसे मोस्ट लाइकली चीज़ हो सकती है एग्जामिनर पूछ सकता है वो ट्रांसफ़र में, वो ये है कि लैंड एंड बिल्डिंग 16 में चल रही हो कॉस्ट मॉडल पे और 40 में वो फेयर वैल्यू मॉडल। बाकी चूँकि बड़ी सादा सी हैं 3 एंट्रीज, एग्जामिनर अगर कहीं आपको फंसाएगा ला के तो यही एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा दूसरी ट्रांसफ़र है दैट इज़ फ्रॉम IAS 2 टू IAS 40 एंड फ्रॉम IAS 40 टू IAS 2। वो बड़ी सादा सी है। IAS 2 की सब्सिक्वेंट मेजरमेंट किस पे होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट, और उसको पहले आप लोअर ऑफ कॉस्ट पे मेजर करें NRV पे, जो उसकी एग्जिट वैल्यू होगी 40 में वो उसकी इनिशियल मेजरमेंट बने। ठीक हो गया। और इधर भी ऐसे ही जनाब 40 से 2 में जाएगा तो जिस दिन ट्रांसफ़र हो रही जो उसकी फेयर वैल्यू है वो IAS 2 के लिए क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। सही हो गया जनाब। हाँ जी, मिक्स हो। नंबर 12 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 12, MCQ नंबर 12, पेज नंबर है 57, MCQ नंबर 12। मिल गया जी। An entity purchased an investment property on 1st January 2013 for a cost of 35 million, यानी कि इनिशियल मेजरमेंट कितने पे होगी, 35 मिलियन पे होगी। The property had an estimated useful life of 50 years with no residual value and at 31st December 15 had a fair value of 42 million. On 1st January 16, the property was sold for net proceeds of 40 million.
Calculate the profit or loss on disposal under both the cost and the fair value model. यार बताएं जी कितना प्रॉफिट हुआ लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक। तो हम कहते हैं अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो 31 दिसंबर 2015 को उसकी वैल्यू कितनी थी 42, कितने का बिका, तो 2 का लॉस आ गया। 2 का लॉस कहाँ पर, पहले 3 में, बी में तो गेन है यार, ए और सी में। अब कॉस्ट मॉडल पे निकाल लें जनाब, 35 डिवाइडेड बाय 50 कितना आया जी पर ईयर, है पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें, 3 साल बन गए, 13, 14, 15, 2 पॉइंट, कितना आया 2 पॉइंट, ठीक हो गया था। लेकिन अब 13, MCQ number 13. An investment property with a useful life of 10 years was purchased by the company on 1st January 19, rupees 200 million. By 31st December, the fair value of the property has increased to 300 million. Company measures its investment property under the fair value model. What value will go through the in the statement of profit and loss in the, बताएं जी क्या जाएगा। एक सौ 20 का किमें गेन है, कौन सा मॉडल यूज कर, फेयर वैल्यू मॉडल में तो डेप्रिसिएशन लेनी ही नहीं, जीरो हो गई। जीरो कहाँ कहाँ पर है, एक में ही है, सी, बी में तो गेन जीरो है ना, गेन 100 मिलियन और डेप्रिसिएशन जीरो। मैंने अभी आपको बताया कि व्हेन एन एंटिटी ऑप्ट फॉर द फेयर वैल्यू मॉडल तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लेनी है हमने सिंपली क्या रिकॉर्ड करना है, चेंज इन द फेयर वैल्यू। लेकिन आप 14 देखें, Which of the following property owned by an entity would be classified as investment property? अब इधर आ गया, यहाँ पे आ गया। A property that had been leased to a tenant but which no longer required and is now being held for resale. ऐसी तो कोई बात नहीं हमने पढ़ी कि सेल पे लगाई गई हो तो वो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है, ऐसी तो कोई बात नहीं। Land purchased for its investment potential, planning permission has not been obtained for building construction of any kind. ये की कह रहे, पता नहीं की कह रहे, अगला पढ़ने का। C, a new office building used as an, ये तो हमें पता चल गया यार, ये तो 16। A bungalow used for executive training, ये भी बिजनेस पर्पसेस में यूज हो रहा है, ये भी एक तरीका होता है एमसीक्यू का। तो सी भी नहीं है, और डी तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, तो बिजनेस पर्पसेस के लिए तो वो भी 16 है। पहले वाला हमने कहा था ये एमिंग इधर उधर की स्टोरी मार रहा है, ये वैसे स्टैंडर्ड जो 1 है ये है आप पढ़ेंगे आगे जाके सी फैप में, एंड दैट इज IFRS 5, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। ये पूरा एक स्टैंडर्ड है जो सी फैप में आएगा आपके सिलेबस में, तो ऑप्शन पता नहीं क्यों इतने पा देती है, लेकिन स्टिल इट इज IFRS 5। आगे चलते हैं जनाब 15। कहता जी सरफराज साहब यूज फेयर वैल्यू काउंटिंग वेयर पॉसिबल एंड हैड एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय company for administrative purposes. On 1st April 2012, it had a carrying amount of 20 million and a remaining life of 20 years. On 1st October 12, the property was let to a third party and reclassified as investment property. किधर चला गया? ट्रांसफर में आ गया, ट्रांसफर वाला इशू में आ गया।
अच्छा जी, फिर द प्रॉपर्टी हैड ए फेयर वैल्यू 23 million on 1st October and 23.4 million at 31st March. What is the correct treatment when the above property is reclassified as investment property? क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ लगी कि अगर वो यहाँ ये भी लिख देता तो वो लिखना चाहिए था कि द एंटिटी यूज फेयर वैल्यू मॉडल फॉर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, क्योंकि लग तो यही रहा है सिचुएशन से, तो ये भी लिख देता तो क्लियर हो जाना था कि आपने कॉस्ट मॉडल से किधर जाना है, फेयर वैल्यू। तो किस दिन ट्रांसफर हुई है जनाब? 1 अक्टूबर। तो क्या करेंगे जनाब, पहले हम उसकी कैरिंग वैल्यू वहाँ पे निकालेंगे जाकर। कैरिंग वैल्यू कितनी आती है वहाँ पे? 1 April इट हैड ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 20 million एंड ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 20 years। तो इसका मतलब 1 million डेप्रिसिएशन है। 6 माह बाद वो रिक्लासीफाई होती है, इसका मतलब 0.5। तो कैरिंग वैल्यू जो है एट द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन कितनी आती है? 19.5। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको रीवैल्यू करेंगे, हैं जी। तो जब उसको हम रीवैल्यू करेंगे 19.5 से ये चली जाएगी जनाब 23, कितना चेंज आया? 3.5। तो उस दिन क्या एंट्री करेंगे हम? पीपी डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिट विद 3 पॉइंट, कौन सा ऑप्शन बनता है? ठीक हो गया जनाब। ए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इन रीवैल्यूएशन रिजर्व, सो ऑप्शन बन गया ए। ले जी, इसके बाद आ जाए नंबर 20 पे, 20 MCQ नंबर 20। The company required a building with a 40-year life for its investment potential for rupees 8 million on 1st January 2013. At year end, the fair value of the property is estimated at 9 million, with the cost to sell estimated rupees 200,000. If Cool Limited uses the fair value model for investment property, what gain should be recorded in the statement of profit and loss for the year ended? ठीक हो गई साहब, बड़ा सादा सा सवाल, मेरा ख्याल है आपने फौरन निकाल लिया होगा। 1 million, 200,000 इज इग्नोर्ड, माइनस कॉस्ट टू सेल हमने कोई नहीं पढ़ी बात। फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 36 इम्पेयरमेंट में होती है, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर नहीं है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है एग्जामिनर, बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है कि उन्होंने कहना वो ये माइनस करने होने हैं, फिर माइनस करके आप करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। सो दैट इज गोइंग टू बी ले जनाब। उसके बाद है जनाब हमारे पास MCQ नंबर है 31। हाँ जी सर, बी आंसर 32 में आ जाओ। ऑप्शन सी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि इसमें एक्सेप्शन क्या है कि समटाइम्स क्या होता है क्या, तो ये अब MCQ से बस इस पे पूछ ले। क्या करेंगे हम उसको अलग-अलग से अकाउंट फॉर, फिर 40 में अगर वो आगे ऊपर लिखता है इसको एक्सप्लेन कर कि उसकी जनाब सेपरेटली उनकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर हम कहेंगे फिर क्या कर सकते हो। सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर आपने जजमेंट देनी होती है कि जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो किस में यूज़ हो रहा है। मतलब अगर 10 फ्लोर है और 7 फ्लोर किराए पे हैं और 3, तो फिर 40। अगर वाइस वर्सा है तो फिर हम कहेंगे 40। सिग्निफिकेंट पोर्शन किस में फॉल कर। ले जनाब, इसके बाद है हमारे पास 33, ओके 34,
जी सर 34 बी सी आंसर है। ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी, यूज़र को फ़ायदा हो जाएगा, उनकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो जाए तो आप कर लें। पॉलिसी जो होती है वो चेंज नहीं हो सकती। पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी जो होगी वो सिर्फ 2 सूरतों में चेंज होती है, याद रखना आपने। अभी आप अगले पेपर में आएंगे FR2 में तो पूरा स्टैंडर्ड पढ़ेंगे इस पर, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है पॉलिसी जो होती है वो सिर्फ 2 सूरतों में चेंज होती है। एक, जब कोई नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाए और वो रिक्वायर करे कि जो पिछली ट्रीटमेंट थी वो अब आप नहीं करेंगे, अब आप नई ट्रीटमेंट के हिसाब से करेंगे, तो तब पॉलिसी चेंज होती है। या फिर दूसरा ये होता है कि जब पॉलिसी चेंज करने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो पहले से भी बेहतर हो जाएगा, तो फिर स्टैंडर्ड अलाउ करते हैं पॉलिसी चेंज। अदरवाइज पॉलिसी चेंज वंस जो अडॉप्ट हो गई वही चलेगी। इसका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक से है। अगर आपको याद हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक में एक करैक्टरिस्टिक है कंपेरेबिलिटी, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंपेरेबल होने चाहिए। तो अगर आप पॉलिसीज चेंज करेंगे तो फिर इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पिछले साल से कंपेरेबल नहीं रहती, जिससे डिसीजन मेकिंग जो है यूज़र की वो अफेक्ट होती है। इसलिए पॉलिसी चेंज अलाउड नहीं होता। ठीक, पॉलिसी चेंज सिर्फ उस वक्त अलाउड होगा जब एक एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड आएगा, या एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ जाए या कोई नया स्टैंडर्ड आ जाए। सेकंड, द पॉलिसी चेंज विल इम्प्रूव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंस। सिर्फ 2 सूरतों में, तीसरी कोई सूरत नहीं है। तो ये ऐसा जो है कि अगर आप चेंज करेंगे तो फिर उसकी वजह क्या होनी चाहिए, या तो स्टैंडर्ड रिक्वायर कर रहा है या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू इम्प्रूव होगा। ले जा 35 बी और डी ठीक हो गया जनाब। ए क्यों नहीं? इम्प्लाई सी किसी के बिहाफ पे कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? ये नहीं पता ये अगर उसका अपना बिजनेस है फिर तो इट इज इन्वेंट्री IFRS 15 सर्विसेज दे रहे होते हैं, आप किसी को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हो। IFRS 15 आएगा, कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। लेकिन अब ये था जी IS 40। क्वेश्चन बैंक अगर आप देखें जरा, लुक एट द क्वेश्चन बैंक। खत्म करिए बच्चों, ये 15 मिनट जल्दी है तो अपने टाइम पूरा हो गया। दिखाओ यार, वो एक सवाल होना है बस ऐसे मेरा ख्याल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में इसमें ऑप्शन था गेन रिकॉर्ड करना, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और गेन रिकॉर्ड करना है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस, और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को जब हम मिला के बोलते हैं तो हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक, तो अगर हम सिर्फ बोलें प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसमें नहीं है। ठीक हो गया। या फिर हम बोलते हैं OCI, इसका मतलब है P&L के अलावा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नहीं ना, एक ही सवाल है 8.8 पे आ जाओ, पेज नंबर 59 8.8 विक्टोरिया के नाम से सवाल। विक्टोरिया
वैसे ही 40 And for each of the above property briefly state, कहते हैं बताएं जरा, स्टेट करना है आपने, लिखना है इंग्लिश में। Briefly state how it would be treated in the financial statement, और इसके अलावा आपने ये भी बताना है कि P&L पे अगर कोई इम्पैक्ट है तो वो भी बता देना। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, कहते हैं प्रॉपर्टी 1 जो है वो जनवरी में एक्वायर की गई, इसकी कॉस्ट थी 1 मिलियन, जिसमें 5 लाख लैंड का है और 5 लाख बिल्डिंग का है। द बिल्डिंग हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years। विक्टोरिया यूज दिस, तो हमें पता चल गया ये तो भाई IAS 16 में जाएगी, क्योंकि बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लैंड पोर्शन डेप्रिसिएट नहीं होगा, बिल्डिंग पोर्शन डेप्रिसिएट होगा, और इस साल की डेप्रिसिएशन इसकी आएगी जनाब 500,000 डिवाइडेड बाय 40, 10,000 जो है वो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। सॉरी, एक साल की लेनी ना उसका। किसी एक साल की लेनी है ना, 8 सालों की कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन निकालोगे ना फिर तुम बताओगे, अगर उसने लिखा होता बताएं SOFP में किस वैल्यू पे आएगी, ये भी बता दीजिएगा, फिर हम उसे कहते हैं कॉस्ट माइनस कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी 2, Property 2 was acquired many years ago for 1.5 million for its investment potential. At 31st December year 7, it had a fair value of 2.3 million. By the 31st December year 8, it had a fair value of 2.7. The property has a useful life of 40 years. तो ये IAS 40 में फॉल करेगी। ठीक, चूँकि ये ऑनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी नहीं है, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए गेन की गई है, नंबर 1, सो इट फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। और उसे लिखा हुआ है कि एंटिटी फेयर वैल्यू मॉडल यूज़ करती है प्रॉपर्टीज़ के लिए, इसका मतलब इस पर डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक, और इस साल का जो गेन बनता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, वो 2.7 माइनस 2.3, 0.4, 1.5 के साथ नहीं आपने लेना, चूँकि वो खरीदी गई थी। हम इसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू एट द ईयर एंड 8 एंड द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब कि इस साल का दो जो पूरे साल का चेंज है वो प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ गेन या एज ए लॉस रिपोर्ट होगा। तो इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट है। प्रॉपर्टी 3 आ गई जनाब, कहता जी ये एक्वायर की गई थी जून ईयर 2 में 2 मिलियन की फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। The director believed that the fair value of this property was 3 million on 31st December year 7 and rupees 3.5 million 8. However, due to specialized nature of this property, these figures cannot be corporate. कहता है इसकी फेयर वैल्यू जो है वो कॉर्पोरेट करना, मीन इस्टेब्लिश करना, कंसोलिडेट करना, वो नहीं हो रही। कहता है जनाब 50 साल इसकी यूजफुल है, तो इसकी फेयर वैल्यू रिलायबली डिटर्मिनेबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है, हम इसको कॉस्ट मॉडल पे लेके जाएं। ठीक, और इसकी डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे इस साल की, वो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज हो जाएगी। सो दैट इज द क्वेश्चन 1, 2, 3। इसके अलावा पार्ट बी में वो कहता है जी डिस्क्लोजर बनाए PPE का, वो जो हम 16 में बनाया करते थे। तो पहले वाली प्रॉपर्टी के बारे में आप बताएंगे, वही जो कॉलम बना लेंगे प्रॉपर्टी 1, 2 एंड 3। प्रॉपर्टी 1 जो है वो IAS 16 में है, कॉस्ट मॉडल। प्रॉपर्टी 2 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल। प्रॉपर्टी 3 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बट कॉस्ट मॉडल। ये 3 तरह से बने। सही हो गया। ये जनाब IAS 40। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने क्यों रोक के रखा हुआ था। अगर मैं यही स्टैंडर्ड शुरू में कराता आपको तो आपने कहना था यार बड़ा मुश्किल स्टैंडर्ड, दैट वाज वेरी टफ। लेकिन आज आपको लगा होगा कि जनाब ये तो उतना मुश्किल नहीं, इट्स वेरी सिंपल। IAS 40। इसका मतलब अगर हम इसमें देखें स्टैंडर्ड के अंदर जो द थिंग्स टू रिमेंबर इज फर्स्ट डेफिनेशन, ठीक, सेकंड सब्सिक्वेंट मेजरमेंट फेयर वैल्यू मॉडल, थर्ड ट्रांसफर।
3 बातें इसमें याद रखने वाली हैं और वही पेपर में इन्हीं में से कोई, इस दफ़ा भी जो पेपर आया उसमें सिर्फ एक MCQ था इस स्टैंडर्ड में से, ओनली 1, और वो भी ये था कि कौन सी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ठीक, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अल्लाह करे कोई ये 2 MCQ आ जाए। ठीक, तो एक ट्रांसफ़र पे आ जाए, एक सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पे आ जाए। ठीक, 40 का नंबर आना चाहिए। हाँ, सारा 40 जो पेपर बन जाए तो ऐसी पास हो जाए। ले जाओ, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज कैश में ना सवाल IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स।